So hello everyone, welcome once again to this channel. I hope so you all are doing well. चलिए आज के क्लास को बिगिन करते हैं। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, मैंने ब्लड क्लॉटिंग पूरा ही कंप्लीट करा दिया था। मैंने आपसे ये भी बोला था कि मैं एनसीईआरटी डिस्कशन नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको दूंगी, है ना। तो आज हम लोग क्या करेंगे, एनसीईआरटी डिस्कशन। एनसीईआरटी के बुक में ब्लड क्लॉटिंग ना लिख के लिखा हुआ है कोगुलेशन ऑफ ब्लड। आपने क्या करना है, बुक को ओपन करना है, 281 पेज नंबर और मेरे साथ रीड आउट करना है। मैं एक एक वर्ड जो भी बोलूँगी आई हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द लेक्चर। डिटेल लेक्चर आपने जाके देखना है। अगर आपको समझ में नहीं आया है, थोड़ा डाउट भी है, आपको एक बार वो चेक करना है, उसको देखना है। पूरा एक एक वर्ड मैं एनसीईआरटी का वहाँ पे बता चुकी हूँ आपको। क्लियर? चलो, अगर आप लोग देख के आए हो तो चलिए, वेलकम है आपका। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पढ़ते हैं अब हम लोग कोगुलेशन ऑफ ब्लड वाला टॉपिक। क्योंकि ये शॉर्ट लेक्चर होगा, सिर्फ हम लोग एनसीईआरटी की रीड करेंगे और लेक्चर को वाइंड अप कर देंगे। क्लियर? चलो। यू नो दैट व्हेन यू कट योर फिंगर और हर्ट योरसेल्फ, योर वुंड डज नॉट कंटिन्यू टू ब्लीड फॉर अ लॉन्ग टाइम। यूजुअली द ब्लड स्टॉप्स फ्लोइंग आफ्टर सम टाइम। ये लाइन बहुत ही क्लियर कट मैंने समझाया था कि अगर आपको कहीं पे भी चोट लगे तो ऐसा तो नहीं होता है कि ब्लड निकलते जाता है, नहीं होता। क्यों नहीं होता, इसका पूरा मैकेनिज्म हम लोगों ने ब्लड क्लॉटिंग वाले टॉपिक में पढ़ा था। चलिए, डू यू नो व्हाई? एंड नाउ यू नो व्हाई दिस हैपेंस। क्लियर? यू हैव टू गिव आंसर व्हाई दिस हैपेंस। क्लियर? चलिए, ब्लड एग्जिबिट कोगुलेशन और क्लॉटिंग इन रिस्पॉन्स टू एनी इंजरी और ट्रॉमा। जो कहीं भी चोट लगता है तो क्या रिस्पॉन्स आता है इंजरी या ट्रॉमा में? क्लॉटिंग वाला फैक्टर, ब्लड क्लॉटिंग। क्लियर? चलो, दिस इज अ मैकेनिज्म टू प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। अब बॉडी से पूरा ब्लड बाहर ना आ जाए, लॉस ना हो जाए ब्लड का, इसीलिए क्यों होता है, क्लॉटिंग वाला जो फैक्टर्स है, पूरा जो प्रोसेस है वो काम करता है बॉडी में। क्लियर? चलिए, अब देखो, पढ़ो। You would have observed a dark reddish brown scum formed at the site of a cut or an injury over a period of time. आपने देखा होगा, अगर कहीं पे भी कट लगता है तो कुछ दिनों बाद, एक दो दिन बाद क्या होता है, वहाँ पे स्कम बन जाता है, डार्क रेडिश ब्राउन कलर की चीज़ें आ जाती है। वो होता क्या है वही बताया गया है। क्लियर? वो क्या होता है, आपको आंसर देना है। क्या था वो? डेड फॉर्म्ड एलिमेंट्स, जिसको हम लोगों ने क्या बोला था, नेटवर्क ऑफ थ्रेड फिब्रिन्स। क्लियर हो रहा है? चलिए, आपको मेरे साथ बोलते रहना होगा। अगर आपने पूरा डिटेल लेक्चर देख लिया है तो आपको मेरे साथ पूरा एनसीईआरटी बोल बोल के पढ़ना होगा, तभी याद होगा आपको, है ना। चलिए, इट इज अ क्लॉट और कोगुलेशन फॉर्म मेनली ऑफ अ नेटवर्क ऑफ थ्रेड कॉल्ड फिब्रिन्स। क्लियर? चलिए, इन विच डेड एंड डैमेज फॉर्म्ड एलिमेंट्स ऑफ ब्लड आर ट्रैप्ड। क्लियर? चलिए, अब यहाँ पे क्या है, मैंने जो भी आपको बताया था, प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन, फिब्रिनोजेन से फिब्रिन्स, ये वाला पार्ट यहाँ पे रिवर्स वे में दिया हुआ है। तो मैं पहले वो वाला पार्ट बनाती हूँ जो मैंने समझाया था कल। क्लियर? उसके बाद मैं आपको रिलेट करके एनसीईआरटी से समझाऊंगी कि कैसे एनसीईआरटी में दिया गया है। तो देखो, मैंने आपको समझाया था प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्ट्स टू थ्रोम्बिन। क्लियर? ये कौन सा स्टेट में था आपको बताना है, ये एक्टिव था या इनएक्टिव था? इनएक्टिव स्टेट में था। क्लियर? आंसर आ रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है ना। इनएक्टिव स्टेट था, थ्रोम्बिन क्या था, एक्टिव स्टेट था। Ca2+ क्या कर रहा था, इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था ये सारी चीजों में। अब थ्रोम्बिन किस पे एक्ट कर रहा था? एक्ट्स ऑन फिब्रिनोजेन। याद आ रहा है ना, कल के लेक्चर में सारा कुछ बताई हूँ, है ना। ये भी इनएक्टिव था। फिब्रिनोजेन किस में कन्वर्ट हो रहा था? फिब्रिन्स। ये क्या था? एक्टिव। और मैंने बताया था एंजाइम भी फॉर्म हुआ था, थ्रोम्बोकाइनेज। याद आ रहा है, ज्यादा थ्रोम्बोप्लास्टिन हुआ था तो क्या हुआ था, थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम फॉर्म हुआ था। याद आ रहा है ना? अगर नहीं याद आ रहा है तो कॉपी पलटो, एक बार रीड मारो, फिर ये लेक्चर को देखो। क्लियर? थ्रोम्बोकाइनेज इसी के हेल्प से हो रहा था ना। चलो, मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आपने वो लेक्चर देख लिया, आपको समझ में आया, या फिर कहीं से भी आप वो टॉपिक पढ़ के आए हो फिर एनसीईआरटी रीड कर रहे हो। क्लियर? चलो,
वैसे भी बहुत ज़्यादा एकदम टफ वाली चीज़ें नहीं है, बहुत ईजी है। चलिए, fibrins are formed by conversion of inactive fibrinogens in the plasma by enzyme thrombin। देखो क्या दिया हुआ एनसीईआरटी में, fibrins are formed, रिवर्स वे में जाना है हम लोग को। हमने आपको सीरियल वाइज स्टेप वाइज पढ़ाया, अब एनसीईआरटी आपको रिवर्स वे में समझाने की कोशिश कर रही है। आपको पता ही है एनसीईआरटी उलझने वाली है ना। अगर कोई फर्स्ट में जाके इसको पढ़ा फैल जाएगा, है ना। तो पहले आप सीधा वाला समझ लो, फिर आप उल्टा वाला भी समझ लोगे, ठीक है। चलो, तो एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है, फिब्रिन्स आर फॉर्म बाय कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फिब्रिनोजेंस। इसके कारण क्या दिया हुआ है, इनएक्टिव फिब्रिनोजेंस इन द प्लाज्मा बाय एंजाइम थ्रोम्बिन। फिब्रिन्स आर फॉर्म बाय इनएक्टिव चीजें, फिब्रिनोजेन, एंजाइम थ्रोम्बिन, ये इस पे एक्ट किया तभी तो ये कन्वर्ट हुआ। तो एनसीईआरटी क्या बोल रही है, फिब्रिन्स ऐसे बस घुमा दो इसको, क्लियर हुआ। चलो, थ्रोम्बिन्स इन रिटर्न आर प्रोड्यूस, थ्रोम्बिन्स इन रिटर्न आर फॉर्म्ड फ्रॉम अनदर इनएक्टिव सब्सटेंस प्रेजेंट इन प्लाज्मा कॉल्ड प्रोथ्रोम्बिन। अब फिर यहाँ से घूम जाओ पीछे, थ्रोम्बिन्स आर फॉर्म फ्रॉम इनएक्टिव सब्सटेंस प्रोथ्रोम्बिन। क्लियर, समझ में आया ना। पहले हम लोग ऐसे आए थे, देख लो कैसे कैसे जाना है। पहले हम लोग ऐसे आए थे, ऐसे, अब हम लोग को ऐसे जाना है, ठीक है। पहले हम लोग ऐसे आए, अब उल्टा जाना है। क्लियर हो रहा है। फिब्रिन्स आर, एक बार और मैं रीड कर देती हूँ आपको समझना है, पूरा देखते चलो। फिब्रिन्स आर फॉर्म बाय कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फिब्रिनोजेंस in the plasma by the enzyme thrombin। Clear? उसके बाद thrombin in returns are formed from another inactive substance prothrombin। Clear हो गया, ये भी इजी था, बस इतना ही चीजें पढ़ना था। चलिए, उसके बाद 2-4 लाइन और है। एंड enzyme complex thrombokinase, इसका रोल आ गया भाई साहब का। क्लियर, enzyme complex cascade of reaction चल रहा था। क्लियर, thrombokinase is required for above reaction। This complex is formed by series of linked enzyme reaction, cascade of reaction, step wise reaction चलते गया and this called cascade of reaction। उसके बाद है involving a number of factors present in plasma in an inactive state। अब देखो लास्ट लाइन पढ़ लो। An injury or a trauma stimulate the platelets in the blood to release certain factor which activates the mechanism of coagulation। मैंने बताया था आपको, कहीं पे भी चोट लगा तो वहां पे तो थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होता है, लेकिन इट अट्रैक्ट प्लाज्मा ऑल्सो, सॉरी प्लाज्मा नहीं, प्लेटलेट्स। इट अट्रैक्ट प्लेटलेट्स ऑल्सो टू रिलीज थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्लियर, तो थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या हो रहा था, लेवल इंक्रीज। बस चलो, यही लाइन में दिया गया है। Certain factor released by the tissue at the site of injury also can initiate coagulation। Calcium ions play a very important role in clotting। यहाँ पे भी Ca2+, यहाँ पे भी Ca+2+ या +2, ठीक है। तो ये दोनों क्या प्ले कर रहा है, Ca2+ आयंस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इन क्लॉटिंग। तो एनसीईआरटी कितना इजी लगा आपको, पूरा डिटेल लेक्चर आपने देख लिया होगा, तो एनसीईआरटी बहुत ही इजी लगा होगा, है ना। आई होप सो आपको एनसीईआरटी क्लियर हो गया होगा, पूरा डाउट क्लियर हो गया होगा। सो चलिए अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग ब्लड ग्रुपिंग पे बात करेंगे। क्लियर, तब तक आपको क्या करना है, इतना को रिवाइज करना है। स्टार्टिंग से मैंने जितना पढ़ा है उसको रिवाइज करते चलना है। क्लियर।